हिमालय किस्त नंबर 159। डचमैन जैसे खतरनाक आदमी की इकलौती बेटी को कत्ल करके निकल आना मामूली बात नहीं थी। शीरान जानता था कि डचमैन उसकी तलाश में ज़मीन का कोना कोना छान मारेगा, इसलिए वो किसी एक जगह न रुका। ग्रायना ने उसे जो कागजात मुहैया किए थे उनके जरिए वो ग्रायना का मुल्क छोड़ने में कामयाब हो गया था। एक बार फिर उसके कदम सरजमीन एशिया में आ पड़े थे, लेकिन अब उसे आबादियों से उकताहट हो रही थी। जिंदगी की यकसानियत गिरा गुजर रही थी। बहुत कुछ सीखा था उसने दुनिया से, और यही अंदाज़ा लगाया था कि जदीद आबादियाँ साजिशों और जराइम से भरी पड़ी हैं। वहाँ रहने का बेहतरीन तरीका यही है कि अपने जैसे इंसानों को कत्ल करते रहो, ज़रूरत की हर चीज़ छीन लो, और अगर कोई कोताही करो तो मर जाओ। और न जाने क्यों इंसानी खून के इस खेल से अब उसे नफरत महसूस हो रही थी। वो जहाँ भी क़याम करता वहाँ अब तो अपनी आरामगाह से ना निकलता और काहिलों के से अंदाज में पड़ा रहता। खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या चाहता है। इन दिनों भी वो एक बड़े शहर के एक उम्दा होटल में मुकीम था। यह आए हुए उसे 9 दिन गुजर गए थे और अब उसके पास करेंसी भी ख़त्म हो गई थी और इस होटल का बिल अदा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन कुछ हासिल कर लेना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अलबत्ता ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि अब वो क्या चाहता है। ज़िंदगी की इस तवील दौड़ में उसे अब तक क्या मिला है? ना कोई दोस्त, ना हमदर्द, ना कोई ऐसा जिसके साथ कुछ बातें की जाएं। सबके सब अजीब से, या फिर ये उसकी कोताहियां हैं, इसकी सोच गलत है। लेकिन इस बात को इसका दिल तस्लीम नहीं करता था। इसका ख्याल था कि उसने आज तक गलत नहीं सोचा। दुनिया में रहने वाले ही गलत हैं। क्यों ना इनसे दूर वीरानों को अपनाया जाए जहाँ इंसान नहीं होते। गुनगुनाती हुई नदियाँ, हसीन आबशार, लहलाते जंगल और उनके दरमियान वहशी जानवर होते हैं जिन्हें हलाक करो और लुत्फ उठाओ। यही जानवर खुराक भी बन सकते हैं। यही मुनासिब है। कभी जंगलों से दिल उगताया तो देखा जाएगा, लेकिन अपनी पसंद की जगह तलाश करना भी तो एक मसला है। कोई हर्ज नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। चुनांचे वो अपनी क़यामगाह से निकल आया। उसने होटल के अमले से आंख बचाकर निकलने का फैसला कर लिया था और इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। होटल से निकलकर वो सड़क पर आ गया और फिर पूरी इत्मीनान कदमों से एक समय चल पड़ा। जहन में कोई ख़ास मंसूबा नहीं था। बेख्याली के अंदाज में न जाने उसने कितना सफ़र तय किया और फिर उसे एहसास हुआ कि वो आबादियाँ पीछे छोड़ आया है। ये रास्ता शहर से बाहर जाने का था। एक संगे मील पर उसे शहर की आखिरी हदूद के अल्फाज नजर आए, लेकिन वो आबादी से दूरी जाना चाहता था। वो चलता रहा। कई घंटे गुजर गए। सड़क के अतराफ में 2 रोया दरख्तों की कतारें नजर आ रही थी। उनके दरमियान बिछी हुई सड़क ठंडी और उस पर चलते हुए उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। रात हो गई और वो सड़क से उतरकर एक हमवार जगह रुक गया। यहाँ उसने आराम करने का फैसला कर लिया था। रात के न जाने कौन से पहर तक वो जागता रहा। फिर पलकें जुड़ गई, लेकिन सोए हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे जगा दिया गया। किसी ने उसकी गर्दन शिकंजे में कसी हुई थी। पिस्तौल की नाल उसकी पेशानी से चिपकी हुई थी। चंद लम्हात को शीरान को सूरत हाल का अंदाज़ा न हो सका, लेकिन फिर वो संभल गया। उसी वक्त उसे एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। खबरदार, जुम्बश की तो खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। शीरान साकित हो गया। उसे दबोचने वाला खासे लंबे चौड़े बदन का मालिक था और इस वक्त शीरान पर पूरी तरह छाया हुआ था। दफतन शीरान ने थोड़े ही फासले पर कुछ आवाजें सुनी और उसका दुश्मन उसके कान के करीब मुंह करके बोला, हल्की सी भी आवाज निकाली तो। उसने पिस्तौल का दबाव शीरान की पेशानी पर बढ़ा दिया। किस मुसीबत का शिकार हो तुम? शीरान को गुस्सा आने लगा। पिस्तौल का दबाव डालने वाले ने इसकी गर्दन छोड़कर अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। वो शायद फायर नहीं करना चाहता था। तकरीबन 10 मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर अतराफ में बिखरी हुई आवाज़ें मादूम हो गई और फिर किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ। इसके बाद गाड़ी दूर निकल गई। तब भी शख्स ने शीरान के मुंह पर से हाथ हटा लिया। यहाँ क्यों मर रहे थे? तुम कौन हो? उसने करख्त लहजे में कहा। तुम पर क्या मुसीबत नाजिल हुई है? शीरान ने उठते हुए कहा। मुझ पर? इस शख्स ने आहिस्ता से कहा। फिर बोला, बता दूंगा, पहले तुम अपने बारे में बताओ। इस बार उसका लहजा नरम था। मुसाफिर हूँ। और ये जगह मुसाफिर खाना? क्यों? वो हंस पड़ा। यही समझ लो। पैदल सफ़र कर रहे थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे? कोई मंजिल नहीं थी। आवारा गर्द हो? यही समझ लो। हुलिया तो आवारा गर्दों का नहीं है। बकवास कर चुके या कुछ और बकोगे? शीरान ने कहा और वो आंखें फाड़ने लगा। फिर बोला, खौफज़दा नहीं हो मुझसे। शीरान खामोश रहा। उसका जहन पूरी तरह जाग गया था। उस शख्स ने इसकी गर्दन दबोची थी। पिस्तौल की नाल रखी थी इसकी पेशानी पर और शीरान के उसूलों के मुताबिक काबिल सज़ा हो गया था। फिर उसका सवाल शीरान को भड़काने के लिए काफ़ी था।
लेकिन गुस्से के साथ साथ फितरत की मक्कारी भी ओद कर आई थी। चुनाचे वो एकदम बदल गया। क्या तुम भूत हो? उसने कहा। उससे भी ज्यादा खतरनाक। ऐसा ही लगता है। कौन लोग थे वो? मेरे दुश्मन। क्या तुम भी पैदल सफर कर रहे थे? नहीं, मेरी गाड़ी उस झुंड में घुसी हुई है। जरा रुख बदल जाता तो तुम उसके नीचे पिस गए होते। किस्सा क्या है? शिरान ने पूछा, लेकिन वो खामोश रहा। फिर उसने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन जो कोई भी हो, दलेर मालूम होते हो। क्या तुम एक बड़ी रकम हासिल करना पसंद करोगे? कितनी? शिरान ने पूछा। इतनी कि कई साल तक ऐश कर सको। क्या हर्ज है? शिरान बोला। तो फिर उठो, मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। मेरा नाम माइक शैलर्स है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे ब्राउन कह सकते हो। आओ डेर ब्राउन, अगर हम दुश्मन से बचकर उस जगह पहुंच गए जहां मेरी मंजिल है तो मैं $50,000 तुम्हें पेश करूंगा, नकद, और इसमें कोई फ्रेब नहीं। ये रकम मेरे पास मौजूद है। दिन की रोशनी में तुम उसे देख सकते हो। शैलर ने कहा। जाना कहाँ है? इस सड़क का इख्तिताम हरूका नामी बस्ती पर होता है। वहां से 3 समतों में बट जाती है। हमें चौथी समत दरिया काउन की तरफ जाना है, जहाँ मेरी कश्ती पोशीदा है। तुम सिर्फ दरिया काउन तक मेरा साथ दो। सफर अभी शुरू करोगे? हाँ अभी, लेकिन आगे तुम्हारे दुश्मन जा रहे हैं। हम इनके पीछे पीछे चलेंगे। दरअसल मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे हर कीमत पर मतलूबा वक्त में वहां पहुंचना है। दिन की रोशनी में वो ज्यादा मौसर जराए से मुझे तलाश कर लेंगे। लानत है तुम पर। चलो मैं तैयार हूँ, शिरान ने कहा, और माइक शैलर उसे साथ लेकर झाड़ियों के उस झुंड में दाखिल हो गया जहाँ उसकी कार खड़ी हुई थी। उसने कार में घुस कर इंजन स्टार्ट किया, उसे बाहर निकाल लाया। इन $50,000 के बस मुझे क्या करना होगा? शिरान ने पूछा। हम हरोका पहुंचेंगे। इस दौरान तुम मेरे दुश्मनों पर निगाह रखोगे। फिर कल सुबह 10 बजे हम हरोका के हेलीपैड पर एक छोटा सा काम करेंगे और बस मैं दरिया काउन के साहिल पर पहुंचकर तुमसे जुदा हो जाऊंगा। इतना सा काम और मुआवजा $50,000। वो छोटा सा काम क्या होगा मिस्टर शैलर? शिरान ने पूछा। ये तुम्हें कल 10 बजे ही मालूम हो सकेगा, शैलर ने फैसलाकुन लहजे में कहा। माइक शैलर कार ड्राइव करता रहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, इतराफ पर निगाह रखो। वो लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्हें मुझ पर कुछ शक हो गया है। मुमकिन है रास्ते में वो हमारे मुंतजिर हो। शिरान ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अचानक जल्लाहट का हमला हुआ और वो इस मनहूस शख्स के बारे में सोच रहा था जो इसके आराम में मुखल हो गया था। कोई खूबसूरत बेडरूम हो या जंगल की घनी झाड़ियाँ, नींद तो आ गई थी। इसके बाद उस सुबह को आँख खुलती, लेकिन इस हराम सूरत में, और ऊपर से इसकी फजूल बकवास। लेकिन शिरान ने किसी झल्लाहट का मुजाहरा नहीं किया। शैलर बहुत मुस्तैद और फुर्तीला था। वो बड़ी मुहारत से कार ड्राइव कर रहा था। रास्ते में कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई और ये तवील सफर जारी रहा। फिर किसी आबादी के आसार नजर आए और शैलर ने कार की रफ्तार सुस्त कर दी। वो दूर दूर तक निगाह दौड़ा रहा था और फिर उसने कार एक कच्चे रास्ते पर उतार दी। धूल की चादर बुलंद हो गई थी। कार इस धूल में अंधाधुंध सफर करते हुए आखिर एक जगह रुक गई। ये एक खंडर था, कच्ची मिट्टी से बनी हुई कदीम इमारत जो वीराने में थी। शैलर अपनी कार से इमारत के अंदर ले गया और फिर उसने इंजन बंद करते हुए कहा, महफूज जगह है। क्या ख्याल है? मैंने गौर नहीं किया। शिरान बोला, तुम कुछ उखड़े उखड़े से हो, क्या बात है? और तुम गैर जरूरी बकवास करने के माहिर मालूम होते हो। नींद से जगाया मुझे, यहाँ तक लाए, और एक बात भी ऐसी नहीं बताई जो तुम्हारी ज़ात से मुतल्लिक हो। इसके बरक्स न जाने क्या क्या बके जा रहे हो। शैलर ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और बोला, तुम अगर सोना चाहो तो मुझे एतराज नहीं होगा, लेकिन यहाँ झाड़ियाँ भी नहीं और ना ही वक्त रह गया है। अभी थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी। ठीक है, तुम क्या करने वाले हो और क्या चाहते हो? इससे मुझे दिलचस्पी नहीं। वो रकम दिखाओ मुझे जो तुमने मुझे देने का वादा किया है। ओ वो हाँ, क्यों नहीं, उसने कहा और जेब में हाथ डाल दिया। लेकिन जब उसका हाथ बाहर आया तो उसमें पिस्तौल चमक रहा था। शिरान चौंक पड़ा। माइक शैलर के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो शिरान को तमस्खुर आमेज निगाहों से देख रहा था। जिंदगी और मौत के खेल में सिर्फ चंद लम्हात थे, सिर्फ चंद लम्हात। शिरान की निगाह माइक शैलर पर जमी हुई थी। शैलर ने पिस्तौल गोद में रखा और फिर दोबारा जेब में हाथ डालकर नोटों की एक गड्डी निकाल ली और शिरान के सामने डालता बोला, इन बड़े नोटों की मालियत का अंदाज़ा लगाओ, तुम्हें इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन ये उसी वक्त तुम्हारी मलकियत बन सकते हैं जब मेरा काम हो जाए। बार बार काम का तज़किरा करके मेरा जहन ख़राब मत करो। मुझे उस काम के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो मैं इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। बहुत जल्दबाज मालूम होते हो। शैलर हंसता हुआ बोला, फिर कहने लगा, ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, क्या करते रहे हो?
सिर्फ आवारा गर्दी। वीरानों में सुकून की गहरी नींद सोने वालों को बड़े दिल का मालिक कहा जा सकता है। कभी जराइम की ज़िंदगी से दूर का वास्ता रहा। जुर्म को अगर जुर्म समझा जाए तो करना ज़रूरी नहीं, मौका की मुनासबत से हर काम ज़रूरत होता है। किसी को कत्ल करने का इत्तेफाक हुआ। शैलर ने पूछा, अगर तुम पुलिस के आदमी हुए तो मेरे इतराफ़ को मुझे गिरफ्तार कर लोगे, इसलिए मैं इकरार क्यों करूं? शिरान ने मुस्कुराते हुए कहा और शैलर भी हंसने लगा। मैं एक कत्ल करना चाहता हूँ, इसी के लिए इस इलाके में आया हूँ। सिर्फ एक कत्ल के लिए इतने तंगो दो? वो कोई मामूली आदमी नहीं है। कौन है? एक बहुत बड़े मुल्क की बहुत अहम शख्सियत जो यहाँ एक ख़ास प्रोग्राम के तहत आ रही है। बड़ी आबादियों में ऐसे काम बआसानी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसके प्रोग्राम से ये इलाका मुंतखब किया है। ये मौजूद तरीन जगह है। कोई सियासी मामला है? हाँ, यही समझ लो। शैलर ने संजीदगी से जवाब दिया। दरिया काउन के रास्ते तुमने काम के बाद वापसी का बंदोबस्त कर लिया है? हाँ, बहुत सादा से अंदाज में। यानी वहाँ एक कश्ती मौजूद है जो मुझे तारियान के जंगली इलाके में ले जाएगी। कुछ अरसा वहाँ रूपोश रहूँगा, उसके बाद जंगल की सरहद अबूर करके वहाँ से निकल जाऊँगा। एजेंट हो किसी मुल्क के? अब तो मुल्क का नाम भी पूछोगे, तजस्सुस की कोई हद नहीं होती मेरे दोस्त, इसलिए पहला सवाल ही न किया जाए, शैलर ने कहा और शिरान खामोश हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा काम बहुत दिलचस्प लगता है, मैं पूरी तरह इसमें शरीक होना चाहता हूँ। तुम इस काम में शरीक हो चुके हो, शैलर ने कहा और फिर बोला, कार में कॉफ़ी का थर्मास मौजूद है, क्यों न कॉफ़ी पी जाए। रोशनी नमूदार हो गई थी। माइक ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने कार के मुख्तलिफ हिस्सों से एक जदीद तरीन राइफल के मुख्तलिफ टुकड़े निकाले और उन्हें जोड़ने लगा। फिर उसने 3 पीस की एक दूरबीन इस पर फिट की। उसका जायजा लेकर राइफल लोड कर ली। शिरान दिलचस्पी से इसका काम देख रहा था। तैयार होकर मुस्कुराया और फिर शिरान के साथ एक तरफ चल पड़ा। शिरान इसके कदमों से कदम मिलाकर चल रहा था। दिन की रोशनी में सोते हुए चेहरे वाला ये शख्स उसे बहुत खतरनाक महसूस हुआ था। वो तवील फासला तय करके एक बुलंद टीले के अकब में पहुंच गया। फिर उसने दूसरी तरफ झांका। एक वसीउरीज मैदान में बहुत से मुसल्लह पुलिस वाले खड़े हुए थे। ये जगह गालिबन हेलीपोर्ट थी। अतराफ में बहुत सी जीप गाड़ियां नजर आ रही थी। शिरान ने कहा, तुमने इस टीले का इंतखाब पहले ही कर लिया था? हाँ, मेरी रैकी मुकम्मल है। ऐसे काम अचानक नहीं होते, बल्कि उनके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, शैलर ने कहा। आओ बुलंदी से चलकर उन्हें देखें, शिरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन शैलर ने जल्दी उसका शाना दबोच लिया। अपनी तरफ से कोई जुम्बश मत करो, अभी थोड़ी देर के बाद हमें इन झाड़ियों में पनाह लेनी होगी। क्यों? ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरेंगे, हमें आसानी से देखा जा सकता है, शैलर ने जवाब दिया। ओ हाँ, शिरान ने गर्दन हिलाई। प्रोग्राम के मुताबिक उसे साथ लेकर वो झाड़ियों में दाखिल हो गया। हेलीकॉप्टरों की आमद का इंतजार करने लगे। फिर फजा में हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी और टेलर और शैलर मुस्तैद हो गया। दोनों ने हेलीकॉप्टर सर से गुजरते हुए देखा था। जब वो टीले से गुजरकर हेलीपैड पर पहुंच गया तो शैलर किसी तेज रफ्तार सांप की तरह रेंगता हुआ टीले की तरफ बढ़ गया। शिरान भी उसके ताक़ुब में था। मुसल्लह अफराद मुस्तैद थे। हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था। फिर उसकी मशीन बंद हो गई और उसके दरवाजे से 2 आदमी उतरे। उनके पीछे ग्रे कलर के सूट में मलबूस एक और शख्स नीचे उतरा। शैलर इत्मीनान से अपना हदफ दुरुस्त कर रहा था और फिर उस शख्स की जुम्बश के साथ उसकी राइफल घूमती रही। फिर जो ही वो एक खुली हुई जीप के नज़दीक पहुंचा, शैलर की राइफल से ठूस की आवाज़ के साथ बुलंद हुई और शिरान ने ग्रे सूट वाले के सीने से खून का फवारा बुलंद होते महसूस किया। शैलर ने राइफल एक तरफ झाड़ियों में उछाल दी और फिर बरकतारी से टीले से नीचे उतरने लगा। बाईं समत, उसने कहा, और दोनों तूफानी रफ्तार से दौड़ते हुए बाईं समत के घने जंगलों में दाखिल हो गए। शैलर यहाँ भी इसी रफ्तार से दौड़ रहा था। शिरान इससे पीछे नहीं था, यहाँ तक कि जंगल का सिलसिला खत्म हो गया। इसके इख्तिताम पर शैलर रुक गया। सामने ही तुंदो तेज दरिया नजर आ रहा था। शैलर बरगद के एक अजीमुशान दरख्त के करीब पहुंचा और फिर उसने दरख्त के खोखले तने में हाथ डालकर एक बड़ा बंडल निकाल लिया। ये क्या है? शिरान ने ताज्जुब से पूछा। कश्ती, शैलर ने जवाब दिया। इसके साथ ही उसने तने से एक पंप निकाल लिया। वो कश्ती के नोजल को खोलकर उसमें हवा भरने लगा और थोड़ी देर के बाद एक शानदार कश्ती तैयार हो गई। शिरान दिलचस्पी से सारे मनाजिर देख रहा था। तब शैलर ने कहा, काम खत्म हो गया दोस्त, तुम्हारा मुआवजा। उसने जेब में हाथ डाला और फिर बुरी तरह बौखलाकर जेबें टटोलने लगा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। फिर जब शिरान पर उसकी निगाह पड़ी तो 2 कदम पीछे हट गया। उसका पिस्तौल शिरान के हाथ में नजर आ रहा था। ये तुम्हारे पास? वो तजुब से बोला। जिस वक्त तुम टीले पर अपना हदफ ले रहे थे, मैंने निकाल लिया था। शिरान मुस्कुराकर बोला। इसलिए डेर के कश्ती सिर्फ एक आदमी का वजन उठा सकती है और मेरे लिए वापसी के रास्ते मसदूद हो चुके हैं। शिरान मुस्कुराकर बोला, मगर मेरे तुम्हारे दिन में मुआहदा हुआ था,
मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। लाओ 50,000 दे दो, मैं पिस्तौल तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं वही तुम्हें देने लगा था। रही दोस्तों की बात तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। शैलर ने गड्डी निकाल ली। मेरा नाम शिरान है। शैलर, तुम एक चालाक कातिल जरूर हो लेकिन अहमक हो। न जाने क्यों तुमने यहाँ तक मुझे अपने साथ लगाए रखा। शायद तुम्हारी कमजोरी है कि तुम तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा तुम्हारे बारे में यही तज्जिया है क्योंकि तुमने मुझसे कोई काम नहीं लिया। बस मैं अब तक सिर्फ एक मसाहिब की हैसियत से तुम्हारे साथ रहा हूँ। और ये गड्डी, नोट मेरे लिए अजनबी नहीं है। ऊपर नीचे नोट लगाकर दरमियान में इसी साइज के कागज रखे गए हैं। अमूमन शहर पर ये काम करते हैं। सुनो, उनके पास हेलीकॉप्टर मौजूद है। वो अगर हमारी तलाश में निकल पड़े तो। शैलर पर भौखलाहट तारी थी। ऐसा नहीं होगा डेढ़ शैलर, वो लोग हमें तलाश जरूर करेंगे लेकिन जीपों के जरिए। हेलीकॉप्टर को तुम्हारे शिकार को अस्पताल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी मौत उसी वक्त तुम्हारी तकदीर बन गई थी जब तुमने सोए मेरी गर्दन दबोची थी। इसके बाद मेरे लिए हद तक अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और उस वक्त अगर ये पिस्तौल तुम्हारे पास होता तो मैं जानता हूँ तुम क्या करते। मुझे इस कश्ती की ज़रूरत है डेढ़ शैलर। अगर ये दो इंसानों का बोझ उठा सकती है तो मुमकिन था कि अब मैं तुम्हें अपनी मुसाबत में जगह दे देता। जीप अब कातिल की तलाश में चल पड़ी होंगी, इसलिए शिरान ने पिस्तौल से इसके दिल का निशाना लिया। शैलर के हाथ खूबसूरत अंदाज में सीने पर पहुंच गए, लेकिन दोनों गोलियों ने उसके हाथ में सुराख करके दिल में घर कर लिया था। शैलर जमीन पर बैठता चला गया। शिरान ने झुककर उसकी जेबों की तलाशी ली और फिर जो कुछ मिला निकाल कर अपनी जेबों में ठोंस लिया। फिर रबर की कश्ती उठाकर दरिया की तरफ चल पड़ा। रबर की खूबसूरत कश्ती इसके बदन का बोझ संभाले पानी के बहाव पर बहने लगी। शिरान की आंखों में मुसर्रत के आसार थे। मेरे काबिल एहतराम दोस्त, अगर मैं तारियान के जंगली इलाके में पहुंच गया तो तुम्हारी इस अनायत को कभी नहीं भूलूंगा।